हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है और उसका फिजिकल क्वांटिटी में क्या रोल होता है। ठीक है, हमको क्या समझना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि वेलोसिटी हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया या मास हो गया या फिर लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़ में आते हैं और इसके डायमेंशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर इस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस से किसी भी जो फॉर्मूला है उसे कैसे समझा जाए कि वो फॉर्मूला जो बना है वो करेक्ट है कि नहीं है। और अगर हमारे पास में कोई एक फॉर्मूला दिया हुआ है और उसी फॉर्मूले से हमको कुछ और फॉर्मूले बनाने हैं, जैसे फोर्स के दो फॉर्मूले ले सकते हैं आप। एक फोर्स का फॉर्मूला ले सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन और एक ले सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर सेंटीमीटर फोर्स का जो होता है। दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले हैं पर दोनों के फॉर्मूले दो अलग अलग है, पर दोनों के दोनों जो डायमेंशनली दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग उसको करेक्टली वे में लें और कैसे हम लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डायमेंशंस जो होते हैं वो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट के ऊपर में बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। हमको ये पहले से ही मालूम है कि जितने भी डिराइव यूनिट्स हैं वो सब के सब फंडामेंटल यूनिट के पार्ट से, फंडामेंटल यूनिट से ही बने हुए डिराइव यूनिट्स है। ठीक है, तो हमको समझना क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट और उसके डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल हमारे कितने यूनिट्स हैं, हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला हो गया मास। मास के लिए ले लीजिए m। सेकंड नंबर में आ गया लेंथ, इसके लिए l। जब डायमेंशन लिखा जाता है तो इसे कैपिटल लेटर और दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, देखिए इस टाइप से। तीसरा हो गया टाइम, टाइम को t से लीजिए। चौथा चौथा हो गया थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक को k से लिखते हैं। फिर आता है एम्पियर, एम्पियर को a से लिखा जाता है कैपिटल। ठीक है, फिर आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम लोग किसे लेते हैं, सी डी, कैडिला। ठीक है, और इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किसे लेते हैं, मोल से। ठीक है, तो ये 7 डायमेंशंस होते हैं जो कि 7 फंडामेंटल यूनिट के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिलहाल में हम लोग इन तीनों के ऊपर में ही इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो डायमेंशन का जो एनालिसिस होता है वो इनके ऊपर में फेल हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं पे सिर्फ वर्क करता है अच्छे से। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल 7 डायमेंशंस। ठीक है, अब डायमेंशन का यूज कैसे करना है देखिए। तो डायमेंशन का यूज करने के लिए हमें डायमेंशन के फॉर्मूले और डायमेंशन के इक्वेशन को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। पहला है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन में क्या फर्क होता है। समझिए देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली बताता है कि किसी भी डिराइव यूनिट या फंडामेंटल यूनिट का डायमेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए l और टाइम के लिए t। अगर इसको मैं लिखूंगा तो l t टू द पावर 1 में लिख सकता हूँ। देखिए ये जो l लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है और t यहाँ से लिया गया है, तो 7 फंडामेंटल डायमेंशन इस पे वर्क करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का ओके है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, और इसी को मेरे को अगर डायमेंशन इक्वेशन में रखना है, देखिए डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या करना है, इन सभी का यूज करना है। ठीक है, और जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिखना है, जो वैल्यू नहीं है उसके पावर में 0 लिख देना, क्योंकि किसी के पावर में भी अगर 0 होता है तो उसका मतलब 1 ही होता है। फिलहाल में हम लोग इन तीनों के ऊपर ही वर्क करना है। तो वेलोसिटी
का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, m टू द पावर 0, क्योंकि वेलोसिटी में मास तो होता नहीं है, l t टू द पावर -1, तो इसे बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन और इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन में क्या फर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में आपका दो चीजें आती हैं। पहला आता है आपका होमोजेनिटी, कंसिस्टिंग ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, कि जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी वाला जो डायमेंशन का जो इक्वेशन बन रहा है वो अनदर वेलोसिटी वाले इक्वेशन से ही ऐड हो सकता है, या फिर जो लेंथ है वो लेंथ वाले से ही ऐड हो सकता है। वेलोसिटी वाला कभी भी फोर्स के साथ में ऐड नहीं हो सकता, या फिर वेलोसिटी वाला एम्पियर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ये चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी इक्वेशन जब बनता है तो इन बेसिस पे ही बनाया जाता है। चलिए चेक करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस में सेकंड हमको समझना है डिड्यूसिंग द रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसमें क्या करना है कि हमारे पास में कुछ क्वेश्चन दे देगा और हमें फॉर्मूला क्रिएट करके बताना है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो इस पे कैसे बैठेगा और किस तरीके से हम उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसको ये समझ लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ जगह। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहला आता है होमोजेनिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि एक वेलोसिटी वाला जो डायमेंशन का फॉर्मूला है वो दूसरे वेलोसिटी वाले से ही ऐड हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी वाला कभी भी फोर्स से जाके ऐड नहीं होगा, या फिर वेलोसिटी वाला जो है वो एम्पियर के साथ में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन सब चीजों का ध्यान में देखना पड़ता है कोई भी जब फॉर्मूला या इक्वेशन को क्रिएट किया जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, लॉ ऑफ मोशन की एक इक्वेशन ले लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s जो होता है वो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस होता है। तो देखिए x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको यहाँ पर में मैंने इसने ले लिया क्योंकि ये उस टाइप से मैच नहीं कर पाता, क्योंकि ये l है ये l है, तो थोड़ा सा मतलब एक l दूसरे l से माइनस हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। अब देखते हैं कि होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो इस पे वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है, देखिए तो LHS में आता है x, x इज द लेंथ और इसका जो डायमेंशन होगा वो l होगा। ठीक है, अब RHS में लेते हैं। RHS में सबसे पहला x0, x0 क्या है, एक लेंथ है। नेक्स्ट आता है UT, ठीक है, U मतलब कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब LT टू द पावर -1। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी दिमाग में रहेगा कि किसका कौन सा डायमेंशन का फॉर्मूला होता है। टी का पावर में -1, सॉरी टी तो टी है, ये टी और ये -1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये एल बचेगा। देखिए, ठीक है, तो x का भी 1, यूटी जब फॉर्मूला बनाया गया तो वो डिस्प्लेसमेंट से मैच होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। इससे अगर मैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेता हूँ तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का l मुझे मिलना चाहिए, और वो मुझे यहाँ पास में मिल रहा है हाफ। अब देखते हैं हाफ एटी स्क्वायर का, हाफ एटी स्क्वायर, तो इसमें तो ये कांस्टेंट, इसको छोड़ दीजिए। ए का क्या होता है, एल टी पावर -2 वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट याद है तो आपको डायमेंशन का फॉर्मूला लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए कैसे है, एक्सीलरेशन को होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एल हो गया और सेकंड स्क्वायर का टी पावर -2 हो गया। अब ये टी स्क्वायर है तो ये टी के स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस में है, एक दूसरे से कैंसिल और एल बचा। तो इसका मतलब कि हाफ ये 80 स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला भी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। ये एल है, ये भी एल, ठीक है, ये भी एल है और ये भी एल है, मतलब कि सभी के सभी एल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला इक्वेशन हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। ठीक है, इस तरीके से
कोई भी इक्वेशन को ऐसा नहीं है कि हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू टी को ऐसी किसी के साथ प्लस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स को है तो यहाँ बीच में फोर्स को डाल सकते हैं, फोर्स को क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है और एम और ए आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पास में फोर्स को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एम मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब एल टी टू द पावर माइनस 2, ये बन जाएगा। और ये इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन को कभी भी नहीं लिखा जाता, इसको चेक किया जाता है एनालिसिस में, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं कि डिड्यूसिंग द रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे किया जाता है, मतलब कैसे डिड्यूस किया जाता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है डिड्यूसिंग the physical during the relation of physical quantities, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है डिड्यूसिंग करना। देखिए इससे क्या करना पड़ता है कि हमको एक आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और उसमें बोलेगा कि इस फॉर्मूले को क्रिएट करके बनाइए कि इसका जो फॉर्मूला है वो कैसा बने, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम का ये नॉब है और मुझे इसका टाइम पता करना है कि जब ये पेंडुलम इधर से इधर होगा, ठीक है, ये मूवमेंट लेगा तो इसका जो टाइम है सिंपल पेंडुलम का ये क्या होगा। इसके ऊपर आपको एक एक्सपेरिमेंट भी स्कूल में कराया जाएगा कि इसका एवरेज टाइम आउट कितना निकलता है, ठीक है। अब मुझे टाइम का फॉर्मूला बनाना है अगर, तो टाइम का फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए बहुत सिंपल सा है। तो ये पेंडुलम जो है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, पहले इसको देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखिए सबसे पहला ये पेंडुलम का ये बॉब है तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो सबसे पहली क्वांटिटी हमको निकलती है मास m, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है तो इसका कुछ ना कुछ तो एक लेंथ होगा, मतलब कि ये टाइम ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका जो हमको टाइम पता करना है सिंपल पेंडुलम का, इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ भी होगा। थर्ड, ये जो इसको मैं अगर ये इस बॉब को यहाँ पास में लेके आऊँ इस पोजीशन पे, तो इसको मैं अगर छोड़ दूँ तो ड्यू टू द ग्रेविटी ये फिर से अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट चीज आती है इस पे ग्रेविटी, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स हमको दिए गए हैं और इन 3 पैरामीटर से हमको फॉर्मूले को क्रिएट करके देखना है, ठीक है। देखिए कैसे, तो टाइम इक्वल टू के कांस्टेंट है, मतलब कि किस जगह में ये रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद में लेते हैं हम लोग m। अब मुझे मास की जो वैल्यू है वो नहीं मालूम, ठीक है, तो इसको मैं x ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आता है ग्रेविटी, ग्रेविटी को मैं y ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ग्रेविटी की वैल्यू भी नहीं मालूम है कि कितना हो सकता है, स्क्वायर है क्यूब है, ये सब हमको नहीं मालूम अभी, ठीक है। फिर आता है लेंथ, तो लेंथ का भी नहीं मालूम तो z ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, एक दूसरे को रिलेट करना है। सबसे पहले इसको डायमेंशन के फॉर्म में लेके आइए, डायमेंशन इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए कैसे, मास का तो कुछ अलग से नहीं है तो इसको ओके, जी आपका डायमेंशन के इक्वेशन में, तो जी क्या होता है, जी होता है आपका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी टू द पावर माइनस स्क्वायर अपॉन वाई लिख लीजिए, सॉरी पावर वाई, ठीक है। फिर एल के पावर जेड, क्योंकि एल तो लेंथ होता ही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली हमको बात नहीं है, इसको कैपिटल एल ले लीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए के एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई, टी टू द पावर माइनस 2y, ये y अंदर गया, और एल टू द पावर जेड, और ये आएगा टी, ठीक है। इसको भी आप डायमेंशन के फॉर्म में लिख लीजिए। इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1, ठीक है। अब देखिए k m टू द पावर x, ये l है ये l है तो l लिख लीजिए, दोनों के पावर को सम कर लीजिए और ये आएगा टी टू द पावर माइनस 2y, और ये आएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और टू द पावर 1। अब क्या करना है, इसको रिलेट करके देखते हैं, ठीक है, दोनों को। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहला m0 इज इक्वल टू m टू द पावर x, तो इसमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। सेकंड लीजिए l के पावर 0 और इधर आएगा l के पावर y प्लस जेड, तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा,
0, ठीक है। फिर थर्ड आता है टी टू द पावर 1 और टी टू द पावर -2y, तो इसमें क्या आएगा -2y = 1, ठीक है। तो आगे क्या आएगा y = -1/2, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए -1/2 प्लस z = 0, तो z आएगा 1/2। देखिए तीनों वैल्यूज हमारे पास में निकल के आ गई है। अब इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे जाके पुट कर दीजिए तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए कैसा है, t = k कांस्टेंट टर्म है, m के पावर में x है, m का पावर x की वैल्यू 0, m के पावर 0, ठीक है। फिर आता है g के पावर में y है, y का वैल्यू है -1/2, तो g के पावर में -1/2। फिर आता है l के पावर में z का वैल्यू है 1/2, देखिए तो l के पावर में z, इसका वैल्यू है 1/2। के ये 0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी के पावर में भी अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये माइनस है तो इसको आप नीचे ले आइए, g⁻² 1/2, ये प्लस है तो l 1/2, 1/2 और ये 1/2 का मतलब क्या होता है, मतलब अंडर रूट, g के पावर अंडर रूट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ k l/g अंडर रूट, ठीक है। और यही है t का फॉर्मूला। इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का ही, उस पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। और k का जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग 2π से लेते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल के लिए हम लोग इसको 2π से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जो आता है वो 2π आएगा, ठीक है। तो आपके बुक में भी एक दो एग्जांपल्स और दिए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, देखिए तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। मान लीजिए कि आपका फोर्स का एक फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी फोर्स के फॉर्मूले से आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूले को बनाना चाहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स में देखिए आपके पास में एक नॉब होगा और उसको आप रस्सी से ऐसे बांधे होंगे और इसको आपको ऐसे सर्कल के फॉर्म में घुमाना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, तो सबसे पहला ये बॉब है तो इसका मास आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये जो गोल गोल घूमेगा इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो सकता ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो इसके लिए वेलोसिटी लगेगा। थर्ड आता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि रेडियस। तो ये तीन चीज राइट साइड में रहेगा और इस फोर्स का फॉर्मूला रहेगा m = मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको लेफ्ट साइड में रखिएगा और देखिएगा कि आपका जो फॉर्मूला आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो बनेगा कि नहीं बनेगा। फॉर्मूला होता है mv²/r, तो जरूर ट्राई करके देखिए। कांस्टेंट टर्म रख लीजिएगा आप इसको सामने में, ठीक है, भले उसका यूज हो या ना हो, डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको अब ये डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मन में कोई डाउट आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।